जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम संविधान के प्रमुख भाग यानी कि मौलिक अधिकार की चर्चा करने वाले हैं। इस लिविंग रिलेशनशिप बिना शादी वाले साथ रहना तो अलग बात है, लेकिन शादी के बाद अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो यह जो है हमारे लिए सही नहीं है, देश के लिए खतरा है। अनुच्छेद 21 देख लीजिए क्या क्या है। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की जो है साथ रह सकता है, फिजिकल रिलेशन में रह सकता है, शारीरिक संबंध बना सकता है, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार का फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। यह है मौलिक अधिकार का दूसरा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो की कुछ खास बातें रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। मानव जीवन के विकास और देश की विकास को ध्यान में रखते हुए भारत की जनता को कुछ अधिकार दिए हैं जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के भी नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा दरअसल ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। वहाँ के राजशाहियों द्वारा वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता था। उसके बाद भारतीय संविधान ने देश की जनता को क्या क्या अधिकार दिए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान ने देश की जनता को समानता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार दिया है। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसके बाद अनुच्छेद 17 कहता है कि माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में 19 से 22 के बीच देखने को मिलता है। तो संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में पहला है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्र होने का अधिकार, वो भी बिना हथियार के। उसके बाद है तीसरा सभा या समिति बनाने का अधिकार। चौथा है कहीं भी जाने आने यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद है पाँचवा कहीं भी बस जाने का यानी कि कहीं भी हम रह सकते हैं, रहने का अधिकार। उसके बाद है लास्ट छठा कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता यानी कि आजीविका करने की स्वतंत्रता। दरअसल मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें 6 प्रकार की हमने पढ़ लिया। 7वां प्रकार का जो मौलिक अधिकार था वह संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया, जिसे संविधान में अनुच्छेद 300 में जगह दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जिसका हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में भारत की जनता को 3 प्रकार का संरक्षण है। 3 प्रकार का कौन कौन सा है? ए में कहता है कि अपराधी को उसी समय के हिसाब से सजा दिया जाएगा जिस वक्त उसने अपराध किया है। अपराधी को उसी समय के कानून से सजा दिया जाएगा जिस वक्त उसने अपराध किया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई अपराधी जो है मान लिया 2015 में कोई अपराध किया है और उस अपराध की सजा जो है उस वक्त के कानून के हिसाब से 6 मंथ का जो है कारावास था, और अभी जो है वह प्रावधान बदल करके 3 महीने का हो गया है, तो उसे जो है 2015 के नियम के हिसाब से ही सजा मिलेगी, ना कि 2023 के नियम के हिसाब से। इसका भी कहता है कि खुद के विरुद्ध बार बार गवाही देने के लिए बाध्य। खुद के विरुद्ध बार बार गवाही देने के लिए बाध्य। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अपराधी है उसे कोर्ट में जो है कि बार बार गवाही देने के लिए मजबूर करना यह जो है बाध्य है। आपने फिल्मों आदि में भी देखा होगा कि कोई जो है कि वकील जो है अपराधी को बोलता है कि तुम स्वीकार करो या तुमने अपराध किया है, तो वो जो है मजबूर होकर के लास्ट में कह देता है कि हाँ हमने अपराध किया है। तो इस तरह का जो है किसी अपराधी को मजबूर करना यह कानून के समक्ष सही नहीं है।
इसके लिए उसके बाद 20 का सी कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। यानी कि 20 का सी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है चोरी किया है तो उसे उस चोरी का सजा एक ही बार दिया जाएगा, ना कि जो है कि उसे बार बार चोरी का इंजाम दिया लगा करके उसे जेल में बंद कर दिया जाए। इसीलिए कहता है कि 20 का सी कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 21, जिसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं और इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। जीवन जीने का अधिकार। इसको जीवन जीने का अधिकार क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जो है वो सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है जो मनुष्य को जो है जीने के लिए जरूरी है। इसके अंतर्गत आता है स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ खाना खाने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, मनपसंद लड़की के साथ शादी करने का अधिकार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वह उसका मौलिक अधिकार है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ वो सारे प्रावधान जो है ये इसके अंदर शामिल है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। कभी कभार क्या करता है मनुष्य इसका दुरुपयोग। अनुच्छेद 21 के तहत लिविंग रिलेशनशिप में रहना भी इसी के अंतर्गत आता है। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की जो है साथ रह सकता है, फिजिकल रिलेशन में रह सकता है, शारीरिक संबंध बना सकता है, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। लिविंग रिलेशनशिप का एक मामला जो है कि सामने आया था, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कुछ विशेष फैसला सुना दिया था। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्या क्या हो रहा है अनुच्छेद 21 के तहत। ये हमारे लिए सही नहीं है। कहा जाता है ज़्यादा स्वतंत्रता ही दुख का कारण होता है। इसके बारे में समझते हैं क्या क्या फैसला सुनाया था। एक पति था और एक पत्नी था। पत्नी का जो है अफेयर्स किसी थर्ड पर्सन के साथ चल रहा था और यह जो है विवाद बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हाईकोर्ट में चला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर बहुत दिनों के बाद सुनवाई के बाद एक फैसला सुना दिया कि जो है सुनाया कि एक पति पत्नी साथ में रहता है लेकिन वह उसका मौलिक अधिकार है कि वह जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ जो है लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है। तो यह जो है हमारे लिए सही तो नहीं है। शादी से लिविंग रिलेशनशिप बिना शादी वाले साथ रहना तो अलग बात है, लेकिन शादी के बाद अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो यह जो है हमारे लिए सही नहीं है, देश के लिए खतरा है। अनुच्छेद 21 देख लीजिए क्या क्या कह रहा है। यह जो है सही नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही जो है ट्रिपल तलाक का केस सामने आया था। इसमें जो है कि 3 तलाक बोल करके तलाक दे दिया जाता था और जो है कि फिर मनपसंद लड़की से शादी कर लेता था। कहने का मतलब सोचिए उसका स्वतंत्रता तो है, मौलिक अधिकार तो है, लेकिन कि अनुच्छेद 21 के तहत वह दूसरा शादी कर सकता है। लेकिन उस महिला के बारे में सोचिए जिससे तलाक मिल गया, अब उसका भी तो कुछ मौलिक अधिकार होता है। इसीलिए अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार वहाँ तक दिया है कि आप मौलिक अधिकार अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता के कारण किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 21 ये कहता है, लेकिन मनुष्य इस बात को समझता नहीं और इस अनुच्छेद 21 का फायदा उठा करके कुछ भी करने लगता है। अनुच्छेद 21 का ए में क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का ए में कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में शामिल था, लेकिन इसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21 के ए में शामिल कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया, जो है कि अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपको 3 तरह का अधिकार दिया गया है उसके अंदर। अगर आपको गिरफ्तार करने आता है तो सबसे पहला अधिकार जो है वह कारण, अगर गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार।
अनुच्छेद 22 का अनुच्छेद 22 में क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। वो 3 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला है कि गिरफ्तारी का कारण। अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो उससे आपको यह मौलिक अधिकार है कि आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर लें, वो कारण उसको बताना होगा। तो है गिरफ्तारी का कारण। अनुच्छेद 22 का बी में कहता है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को न्यायालय में पेश करना। 24 घंटे के अंदर अपराधी को न्यायालय में पेश करना। अपवाद में है आवागमन। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही जो है अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। और अपवाद में क्या है कि ये जाने आने में जो टाइम व्यतीत होगा वह नहीं जोड़ा जाएगा। वो तीसरा प्रकार का संरक्षण क्या है कि वह जो है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मनपसंद वकील से सलाह, मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। कहने का मतलब ये हुआ कि चलिए इसको फिर से रिकॉल करते ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। उसमें 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। अगर आपने कोई अपराध किया है और पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपको जो है गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है और वह उसको बताना होगा। उसका दूसरा कहता है कि गिरफ्तार के बाद जो है पुलिस को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा और आवागमन, उसमें जो है आवागमन का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। उसका तीसरा है कि अपराधी को जो है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आया होगा। उसके बाद अनुच्छेद 23 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार या फिर मानव के अंगों का तस्करी के संबंध में ही संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बारे में समझते हैं कैसे। मानव व्यापार, बाल श्रम, मजदूरी जैसे का संरक्षण। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये हुआ कि मानव का व्यापार या फिर मानव अंगों का तस्करी के लिए रोका गया है। और उसके बाद है बाल श्रम के लिए रोका गया है। मतलब बच्चे में मजदूरी कराना गैर कानूनी है, या फिर बंधुआ मजदूरी, या फिर कहने के बंधुआ मजदूरी का मतलब ये हुआ उचित काम के बदले जो है उचित वेतन नहीं मिलना और कम से मतलब पैसे से ज़्यादा अधिक मजदूरी करवाना। ये सब चीज़ों का जो है इसमें संरक्षण दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से कम उम्र के बच्चों को कार्य कारखानों या फिर सरकारी संस्थानों में काम करवाना गैर कानूनी है। चलिए इसको लिखते हैं। 14 से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों या सरकारी संस्थानों में काम करने से रोका जाए। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ही 6 से कम उम्र के बच्चों को किसी कल कारखाने या फिर सरकारी संस्थानों में काम करने से रोका गया है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 के बीच देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का, उसका आचरण करने का या फिर उसका प्रचार करने का अधिकार। धर्म मानने, आचरण करने या उसका प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं या फिर उसका आचरण कर सकते हैं या उसका प्रचार कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार के लिए प्रतिबंध नहीं है। इस अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए उसका जो है क्रियाकलाप करने के लिए
आप जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक संपोषित करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित करने का अधिकार। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी धार्मिक संस्थान में दान आदि कर सकते। उसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार या फिर धार्मिक उपासना करने का अधिकार है। तो धार्मिक शिक्षा और उपासना करने का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 29 कहता है कि हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक है उसके हित के लिए जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संबंधी संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक है उसके लिए शिक्षण संबंधी संरक्षण दिया जाए ताकि वह जो है अपने शिक्षा के माध्यम से संस्कृति और कल्चर को उभार सके और उसका जो है उसकी रक्षा कर सके। 31 में है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। या ध्यान से देखिए, यह जो है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब जो है इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से निकाल करके 300 के क में जो है जगह दे दिया गया है। 300 के क में जगह दे दिया गया है, जो अब यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यह कानूनी अधिकार बन गया है। और अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति रखने का अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसने कहा? B.R. अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा से संबोधित किया है। अगर देश के अंदर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और वह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा जारी कर सकता है, चलिए हम उसके बारे में समझते हैं। 5 प्रकार का रिट जो है वह कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश हो गया और प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षालय जारी कर सकती है। इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षालय। ये कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। आपको लगता है बहुत सारे कठिन शब्द हैं। दरअसल जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था उस वक्त जो है निर्माण करने वाले जो है बहुत से वकील लोग थे और उन लोगों द्वारा जो है इसीलिए मतलब उन लोगों द्वारा कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया था। चलिए हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी अपराधी है, अपराधी को 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना। 24 घंटे के अंदर अपराधी को न्यायालय में पेश करना। परमादेश का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारी कर्मचारी को यह आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें। सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य
का सही पालन करें। परमादेश का मतलब यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है कि वह अपने सरकारी पदों का उपयोग और उपयोग जो है सही ढंग से करे और उसके कर्तव्यों का पालन करे। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोका जाना, रोक लगाना। रोक लगाना का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को आदेश देता है और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है। प्रतिषेध का मतलब हो गया रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यह जो है मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस पर आप कोई भी कार्रवाई न करें। उसके बाद हाई कोर्ट भी इसी प्रकार का आदेश लगाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कि जो है कि यह कार्य क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया इस पर कोई कार्रवाई न करें। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जो कार्य क्षेत्र, जैसे प्रतिषेध में है जो कार्य क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट को जो कार्य क्षेत्र आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है उस पर कोई भी कार्रवाई न करें, और हाई कोर्ट कहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि जो कार्य क्षेत्र आपके मामले से बाहर है उस पर कोई कार्रवाई न करें। लेकिन उत्प्रेषण कहता है जो मामले यहाँ पर जिस मामले पर रोक लगाया था वह मामला जो है मेरे पास भेज दिया। उसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट से कि जो भी कार्य क्षेत्र आपके मामले में है उस पर जो कार्रवाई नहीं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर है वह जो है मेरे पास भेजते हैं, इस पर सुनवाई हम करेंगे। उसके बाद जो है हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहता है जो कार्य क्षेत्र आपके अंतर्गत नहीं आता है उस पर कार्य न करके उसको आप मेरे पास भेजते हैं और इस पर कार्रवाई जो है हम करेंगे। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख का तात्पर्य है कि अगर कोई भी सरकारी पद या फिर सार्वजनिक पदों को कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से जो है या फिर असंवैधानिक तरीके से उस पद को ग्रहण कर लेता है तब यह जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा लेख जो है रिट जारी करती है कि आपने यह जो है पद जो ग्रहण किया है किस अधिकार से ग्रहण किया है। तब वह अधिकारी जो है एक लिखित माध्यम से उसका जवाब जो है देता है। उसके बाद उसका फिर जांच होता है। उसके बाद देखा जाता है कि यह जो है अधिकारी जो पद को ग्रहण किया है इस पद के लायक है या नहीं। अगर होता है तो उसको रहने दिया जाता है, अन्यथा उस पद को उसे त्याग कर इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। अनुच्छेद 32 जो है कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब यह हो गया कि इसको हम जो है सुधार कर सकते हैं और इस अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होने पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। कौन कौन सा अधिकार है इसके बारे में देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना। उसके बाद है परमादेश। परमादेश का मतलब यह होता है सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि आप अपने जो है कि पदों का जो है कि सही से पालन करें और उसका कर्तव्यों का पालन करें। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक लगाता है कि यह कार्य क्षेत्र आपके क्षेत्र से बाहर है, इस पर कोई कार्रवाई न करें, और हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह आदेश देता है कि यह कार्य क्षेत्र जो है आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, इस पर कोई भी सुनवाई न करें। उसके बाद उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर जो रोक लगाया गया है वो कार्य क्षेत्र जो भी कार्य क्षेत्र है वह मामला मेरे पास भेजते हैं, उस पर हम सुनवाई करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहता है कि जो कार्य क्षेत्र आपके क्षेत्र से बाहर है उसको मेरे पास भेज दें, हम उस पर सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार का हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहता है कि जो कार्य क्षेत्र आपके क्षेत्र से बाहर है उसे मेरे पास भेजते हैं, इस पर सुनवाई हम करेंगे। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी पद या फिर सार्वजनिक पदों को जो है कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से ग्रहण कर लेता है तब वह जो है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और उस रिट में कहा जाता है कि आप जो किस माध्यम से या किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किए हैं। तब वह जो है व्यक्ति लिखित माध्यम से उसका जवाब देती है। उसके बाद देखा जाता है कि यह व्यक्ति इस पद के लायक है या नहीं। अगर है तो उसे रहने दिया जाता है, अन्यथा उस पद को जो है उसे त्यागना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 33 क्या कहता है। संसद जो है कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि सेना हो गया, खुफिया विभाग हो गया, सशस्त्र बल हो गया, ये इसका जो है कि इसके जो है कुछ मौलिक अधिकारों को जो है सीमित करता है। यह जो है एक कार्य प्रणाली का ही हिस्सा है। सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग आदि। कहने का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 33 जो है कहने का मतलब ये हो गया अनुच्छेद 33 का तात्पर्य यह है कि संसद जो है कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे हो गया सेना हो गया, सशस्त्र बल हो गया और खुफिया विभाग, इनके जो है कुछ मौलिक अधिकारों को जो है कुछ सीमित किया जाता है। यह जो है एक कार्य प्रणाली का ही हिस्सा। अनुच्छेद 34 कहता है कि भारत के किसी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मार्शल लॉ या फिर कोई भी इमरजेंसी लागू होता है तो उस क्षेत्र पर जो है उस क्षेत्र के आसपास के लोगों का जो है मौलिक अधिकार जो है सीमित किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। क्या क्या है उसको देखते हैं। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जैसे एकत्र होने का अधिकार, वो भी बिना हथियार का। उस पर तीसरा है आपका जो है कि सभा या समिति बनाने का अधिकार। चौथा है कहीं भी जाने का अधिकार। पाँचवा है
कहीं भी बसने का अधिकार, और छठा है कहीं भी हम रोजगार आदि कर सकते हैं। तो ये सारा अधिकार जो है समाप्त हो जाता है अगर कहीं किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो। उसके बाद है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद जो है मौलिक अधिकार के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार के बारे में हमने जितनी भी चर्चा की है इसमें कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो देश में सभी प्रकार के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, खास दो मौलिक अधिकार को छोड़ करके। वो कौन सा है? 20 और 21। 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय को है किंतु विदेशी को नहीं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो भारतीय और विदेशी दोनों को है। कौन कौन सा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हो गया 15 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30। यह जो है 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय को प्राप्त है। यह सारे मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 जो है यह भारतीय को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं भारतीय और विदेशी दोनों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। 14, उसके बाद है 20 अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का क। उसके बाद है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25 से 28। यह जो है मौलिक अधिकार भारतीय प्लस विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। उम्मीद करते हैं मौलिक अधिकार आपको समझ में आया होगा, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोई भी सार्वजनिक कार्य जो आपको करने से अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है, उसे अवश्य करें। बिजली पानी का सदुपयोग करें। धन्यवाद।